तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट की। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और जैसा कि लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, उस वक्त हमने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और टेन का क्या होता है, सेक का क्या होता है। और हमने एल्जेब्रिकली आपको सिखाया था कि एल्जेब्रिकली अगर कोई वैल्यू है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इन द सेम फैशन हम लोग यहाँ पर भी काम करेंगे। यहाँ पर हम चीज़ों को, एल्जेब्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट, वो सब सीखेंगे। जितनी भी चीज़ें जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ज़्यादा कोई डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिकली आपकी नीट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप फोकस करें एल्जेब्रिकली फंक्शन पे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। मोस्ट प्रोबेबली यही दोनों फंक्शन आपके इंटीग्रेशन करने के लिए आते हैं। लॉगरिथमिक वगैरह, एक्सपोनेंशियल वगैरह इतने ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन, जैसे हमें देखो लेट्स से एक्स ओवर वाई का डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो वो कैसे होगा, राइट, वो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में सारी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपके डिस्प्ले में सबसे पहला जो क्वेश्चन मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से पेन में रेड ले लेता हूँ। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखा होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा। देखिए साइन, इंटीग्रेशन का साइन है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो साइन डी एक्स इस तरह से लिखा होता है, साइन एक्स डी एक्स। एक्स क्या चीज है, एक्स एंगल है साइन का, राइट। और dx क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉज एक्स, माइनस का कॉज एक्स डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होगा। आपको याद है लास्ट जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो वहां पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स था प्लस में, और कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स था, माइनस है मतलब यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है साइन एक्सचेंज दोनों जगह हो रहा है। डिफरेंशिएशन में भी साइन कॉस में कन्वर्ट होता और कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा था, बट वहां पर जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो साइन कॉस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होगा। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होगा, ये आपको याद रखना है। और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। ये दोनों ही बंदे एक दूसरे के लिए ना मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। बस ध्यान ही रखना है जब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस माइनस के साइन में कन्वर्ट होगा, बस ये आपको याद रखना है। इसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया और सेक स्क्वायर एक्स कुछ ऐसे लिखा होगा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तब हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स, ये आपको याद रखना है। जिस तरह से डिफरेंशिएशन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। क्योंकि क्या होता है डिफरेंशिएशन मतलब उसका अपोजिट चीज है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को घटाना, किसी चीज को डिवाइड करना, है ना, कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, कितने हिस्सों में उसको बांटा जा रहा है। इसी तरह से मैंने आपको कल बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एडिशन का ही एक रूप है। जैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन का एक शॉर्ट तरीका है, इसी तरीके से इंटीग्रेशन भी जोड़ने का ही एक छोटा तरीका है, एक फॉर्मेट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, बल्कि टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन था वो सेक स्क्वायर एक्स था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है कोसेक स्क्वायर एक्स का, तो कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो होगा माइनस का कॉट एक्स। याद आया आपको कुछ? क्योंकि जब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कॉट एक्स होगा।
एग्जैक्टली आपको चीज़ें अपोजिट नज़र आ रही हैं, है ना, आप चीज़ों को ट्रैक कर पा रहेंगे। अगर आप चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली अपोजिट आ रहा है डिफरेंशिएशन का। ऑफ कोर्स है भी, वो घटाना होता है और यहाँ पर ऐड करना होता है, तो ऑफ कोर्स दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है sec x tan x का, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा sec x और tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sec x। याद रखना है आपको ये बात, राइट। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ये भाई sec x क्यों होगा, बट आप ये याद रखिए कि इंटीग्रेशन जब भी sec x tan x लिखा होगा, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ये, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, dx इज इक्वल टू sec x। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। इसी तरह से जो मैं बार बार आपको इसलिए लिख रहा हूँ ना, जबकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं आपको ये लिख के दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है लिखा हुआ। ओके, तो ये cosec होगा, cosec x cot x। ये समझ में आ रहा है x क्या चीज़ है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन का एंगल है। ये cot x फंक्शन है और ये cot x का एंगल है। फंक्शन का एक एंगल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी फंक्शन डिफाइंड होता है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है किसी एंगल पर। ये कैसे हो रहा है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। कुछ मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि बेसिकली sin x का ग्राफ कैसा होता है, cos का और tan का cot का बेसिकली कैसे होते हैं। इतनी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट साइन और कॉस का आप ग्राफ के बारे में थोड़ी नॉलेज रखेंगे तो आपके लिए कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है, राइट। आपके दिमाग में एक ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग होती है, आपके दिमाग में एक ओवरऑल थॉरोली अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ भाई ओवरऑल हो क्या रहा है। जैसा कि वैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि साइन जो फंक्शन है वो वैल्यू उसकी लाई करती है +1 से लेके -1 के बीच में। ओके, तो आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया कि +1 से बड़ी नहीं हो सकती। x की कोई भी वैल्यू रखने पर साइन x में, मतलब एंगल में कोई भी वैल्यू रखें आप, कितना भी एंगल रख लें, वैल्यू जो वो देगा +1 से लेकर -1 के बीच में ही देगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप डेवलप करते हैं तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर जो लिखा है अगला वाला, एग्जैक्टली देखिए, ये cosec x cot x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का cosec x। ये दिख रहा है आपको, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, आई थिंक आपको सब चीज़ें दिख रही हैं। तो इसके बाद देखिए इतना हो गया है आपके पास। तो फिर से रिवाइज करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होगा और cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा विदाउट एनी साइन, प्लस के साइन के साथ में। जैसा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x होगा, एंड sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा और cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cosec x होगा। आप डिफरेंशिएशन याद रखेंगे तो आपको इंटीग्रेशन याद करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ दी चीजें एग्जैक्टली अपोजिट हो जाती हैं। ओके, साइन का थोड़ा डिफरेंस आपको याद रखना होगा, साइन को थोड़ा समझना होगा। देखिए ये तो हो गई सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और अगर लेट्स से आपके पास जो है, अगर एल्जेब्रिकली कोई वैल्यू दे रखी है, लेट्स से आपको इंटीग्रेट करना है एल्जेब्रिक वैल्यू को, लेट्स से x की पावर n लिखा है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 1 2 3 4 5 6 7, आपका कोई 0 भी हो सकता है। हाँ, 0 भी हो सकता है। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर 1 हो जाता है। ओके, तो अगर आप 100 की पावर 0 लिख देंगे तो जो वो नंबर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो उसकी बात करने की ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट वैल्यू का जब करते हैं तो वो कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा दूंगा। पहले हम लोग एल्जेब्रिकली जो कोई वैल्यू लिखी हुई है, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, वॉट एवर द वैल्यू इज इन पावर n की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो, बस आपको ये याद रखना है कि जो भी वैल्यू होगी, जो पावर होगी, उस पावर में एक ऐड हो जाएगा हर बार में। उस पावर में एक ऐड होगा और जितना आपने ऐड किया है ये पूरा हिस्सा n+1 जो आपने लिखा है, एग्जैक्टली उसी n+1 से नीचे डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और फाइनली आपका ये इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, जैसे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझाऊँ आपको तो मैं कह सकता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ आपके लिए, x³ का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है
तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्स की पावर 4 मतलब 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। बस आपको यही रूल को फॉलो करना है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, और सारे ही आपके जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा x⁴ डिवाइडेड बाय 4 एंड योर इंटीग्रेशन हैज बीन डन, योर जॉब हैज बीन डन। बस इतना ही करना था आपको। ये दिख रहा है आपको, यस देख लीजिए यहाँ पर जो भी है आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको ये सब, यस ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि आपके पास कुछ इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके के भी होंगे, जैसे tan यहाँ पे 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log x हो जाएगा, 1/x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो log x हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 1/x अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच के थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ किसका, 1/x का dx करके, तो ये जो हो जाएगा वो log e⁻x हो जाएगा, log e⁻x। दिख रहा है ये आपको? ओहो ये दिख ही नहीं रहा है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा log e⁻x एंड फाइनली मतलब log e⁻x को ही आप क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है, परेशानी हो रही है तो मैं काम करता हूँ इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा log e⁻x, log e⁻x नॉट पावर, और log e⁻x को ही हम लोग क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं, ln x। ये शॉर्ट फॉर्म है log e⁻x की, आप याद रखिए फिर से, मैं यहाँ दिख रहा हूँ log e⁻x लिखा है, तो हम लोग इसको एग्जैक्टली लिख सकते हैं ln x। ये आपको अक्सर दिखेगा तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये ln x लिखा हुआ है, मतलब ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। लॉगरिथमिक एक फंक्शन होता है। इसी तरह से आप देखेंगे कहीं अगर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ मैं, तो अगर यहाँ पर कुछ इंटीग्रेशन लिखा है इस तरह से और यहाँ पे लिखा है dx, जब dx लिखेंगे तो हो जाएगा x² + a², तो उसको याद रखना है आपको, ये जो a होगा ये 1/a में हो जाएगा, 1 के डिवाइड में हो जाएगा, और tan इनवर्स x/a होगा। अगर जब वैल्यू x में कोई वेरिएबल में कोई स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी जा रही है स्क्वायर करके, तब क्या होगा, 1/a tan x/a। अगर यहाँ पर हो सकता है कि 1 की a की जगह पे 1 भी हो सकता है, अगर a की जगह पे 1 होगा तो 1/a की जगह पे तो 1 हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा तो ये तो पूरी वैल्यू 1 हो गई, tan इनवर्स x/1, तो यहाँ पर x ही रह जाएगा। तो फाइनली वो हम लोग डिपेंड ऑन द सिचुएशन फॉलो करेंगे, बट आपको ये याद रखना है, अगर आपके पास 1/x² + a² का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट में लिखा हुआ है a² - x², तब हो जाएगा sin इनवर्स x/a। दैट्स इट। यहाँ पे ध्यान रखना है ये x² में से a² में से x² घटाया जा रहा है, मतलब जो वेरिएबल है उसको घटाया जा रहा है। ओके, आप इसी तरह से करेंगे ना, यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आएगा, तो जो उसका आंसर डायरेक्ट आप लिखेंगे वो sin इनवर्स x/a लिखेंगे। आई थिंक मुझे लगता है अब आपको दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगी, तो मैं इसके लिए एक स्लाइड ले लेता हूँ, मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है, लेट्स से अगर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर है बीच में, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाऊँ, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, जैसे आपके पास लिखा है इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप 2x² का, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तब हो जाएगा आपके पास जो 2, ये जो 2 है ना, वेरिएबल के जो एसोसिएट, जो वेरिएबल के मल्टीपल में है, मतलब कोएफिशिएंट जो है वो बाहर आ जाएगा, एंड जो इंटीग्रेशन होता है बेसिकली वो सिर्फ वेरिएबल का ही होता है, ये आपको याद रखना है। सब चीज़ आई थिंक सही चल रही है, रिकॉर्डिंग भी बेस्ट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ वेरिएबल का होता है, और यहाँ पर 2, यहाँ पर जो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो हो जाएगा x2 + 1
डिवाइडेड बाई 2+1। मैं आपको थोड़ा हल्के हल्के इसलिए करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2 तो ऐसी मल्टीप्लाइड में लिखा हुआ था एंड x की पावर हो जाएगी 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3, राइट। तो दिस इज योर आंसर। फाइनली आपको बस ये याद रखना है, जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से अगर आपके पास ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है और x की पावर n लिखा है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो कांस्टेंट मतलब जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट की तरह काम करके, तो c बाहर आ जाएगा और जो इंटीग्रेशन होगा बस उसी चीज़ का होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आप dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सिर्फ इसी पार्ट को हमें कंसिडर करना होगा। जो उसके एसोसिएट पार्टनर होंगे, जो इसके कोएफिशिएंट होंगे, उनको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट के फॉर्मेट में होंगे, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, xn+1, क्योंकि हमें पावर में एक जोड़ना होता है और उसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड करना होता है। सो दिस इज योर आंसर बिकॉज n+1 मीन्स आई डोंट नो व्हाट नंबर इट इज। तो अभी हम लोग लेट्स से दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये आपको क्लियर कट समझ में आ चुका है। अब हम देखते हैं कि f(x) लिखा है तो हम लोग लेट्स से कुछ छोटा स्मॉल f और x dx लिखा है तो हमने बड़ा करके लिख दिया है। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ भी है, एक हमने लेट्स से मैं तुम समझा दे रहा हूँ, कुछ का कोई बड़ा कोई सीन नहीं है, मतलब जो भी है हमने एक इंटीग्रेट दिखाने का तरीका है हमारा कि ये फाइनल आंसर है कैपिटल f(x) और ये हमारे पास कुछ f(x) था उसका इंटीग्रेशन। तो हाँ, अब आपको ये ध्यान रखना है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि लास्ट केस में आपके पास c जो था, मतलब ये कुछ c जो था आपका इससे मल्टीप्लाइड में था, ओके, ये इसके कोएफिशिएंट के फॉर्मेट में था। अब अगर ऐसा लिखा है कि लेट्स से आपसे पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन करना है f ऑफ cx और dx। अब ये जो c है ना, है तो अभी भी ये कांस्टेंट वेरिएबल अभी भी यही है, लेकिन अब यहाँ पर जो केस हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। अब ये जो होगा वो 1/c करके बाहर आ जाएगा और xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये आपको याद रखना है। जब फंक्शन के अंदर है अगर कोई चीज़, अगर आपने जो वैल्यू रखी है, अब वैल्यू आप x नहीं रख रहे हैं, अब वैल्यू रख रहे हैं आप cx, राइट। जब उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तब वो इस तरह से बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है cx, तो आप x पहले वैल्यू रख रहे थे, अब वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, cx वैल्यू रख रहे हैं, तो जो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है वो 1 के डिवाइड में आ जाएगी और फाइनली आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, ओके। तो ये f ऑफ f बड़ा वाला f का मतलब क्या है, हम लोग ने फाइनली इंटीग्रेट कर दिया है, जैसा कि अभी दिखाया मैंने आपको ये वाला एग्जांपल देके। तो हम लोग जो अंदर था वो क्या हो जाएगा, cn(x(n+1), मतलब जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन होगा और वो जो वेरिएबल नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट है, वो 1 के डिवाइड में आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर आपके पास कुछ दो फंक्शन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे अगर लिखा है x³ प्लस ऑफ x², अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं कहूँगा df(x). तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सबसे पहले x³ का इंटीग्रेशन करूँगा, प्लस मतलब ये जो इंटीग्रेशन का साइन है वो अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दैट्स इट। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, x² dx। मैं इंडिविजुअली जो प्लस का साइन था वो एज इट इज मैंने बनाए रखा है, जैसा कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे हम लोग जब x + y कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में कुछ इस तरीके से लिखते हैं cx + cy लिख सकते हैं ना, इसी तरीके से समझ लो ये कोई इंटीग्रेशन का साइन है, एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है ये। और हम फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। तो x³ का जो इंटीग्रेशन होगा वो x⁴ डिवाइडेड बाई 4 होगा। अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और वही एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। पावर में जब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से x² दे रखा है तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो x³ डिवाइडेड बाई क्यूब हो जाएगा, दैट मीन्स x⁻³ डिवाइड बाई 3। सो दिस इज योर आंसर फाइनली। तो इसको जो ये लोग इस तरह से लिख के दिखा रहे हैं, अगर आपके पास कोई f(x) कोई वैल्यू है, f(x) कोई
फंक्शन है, जी एफ कोई फंक्शन है। तो मैंने अभी दोनों ही फंक्शन एल्जेब्रिकली लिए थे, यहाँ पर एक्स क्यूब लिख रखा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रखा था। फाइनली मैंने जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कुछ ऐसे कर दूंगा। फाइनली मतलब सिर्फ लिखने का तरीका है, ये सब मैं ये समझाना चाह रहा है कि आप इंटीग्रेशन का साइन को प्लस के साथ में एग्जैक्टली जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी इंटीग्रेट करने के बाद भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ऑन दिस मैटर, राइट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि आपको दिखता होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, मैं इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको दिखता नहीं होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आई थिंक ओ माय गॉड, ये थोड़ा गंदा हो गया, अभी ठीक है। नाउ आई थिंक यू कैन वॉच इट, यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसमें लिमिट भी दे रखी थी, लिमिट भी दे रखी है। मतलब जो इंटीग्रेट हम कर रहे हैं किसी चीज को, वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की जब लिमिट लगाएंगे, ये मिनिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। मतलब हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना होगा। तो इसको आप पहले भूल जाइए, ये जो लिमिट लगी हुई है ना, इसको आप भूल जाइए। एग्जैक्टली आप वैसे ही इंटीग्रेशन कीजिए जैसा कि आप नॉर्मली करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं, साइड से यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसी एक ऐसी चीज का जो कांस्टेंट है, लेट्स से ये कांस्टेंट कोई नंबर है, सी कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है 2 3 4 5 x व्हाटएवर, सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, सी तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, जस्ट dx का। मतलब dx के मल्टीप्लाइड में कौन है, 1 है। तो 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x, 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा x। ओके, बस आपको ये ध्यान रखना था, छोटी सी बात। मतलब जब भी कभी इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट वैल्यू का करेंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी साथ में, और साथ में x मल्टीप्लाइड हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये जो लिमिट दे रखी है, इन दोनों लिमिट्स को आप भूल जाएं, और जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2 ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि पावर में एक जुड़ जाएगा और उतने ही से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 तो मल्टीप्लाइड में था, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एक जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर x की पावर अभी 1 है, 1 में एक जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। एंड फाइनली ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ में x मल्टीप्लाइड हो जाता है, दैट्स इट। कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है, वो x ऐड हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में अगर आप लेट्स से इसको y के रिस्पेक्ट में तो y मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कुछ जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो वेरिएबल वहां पर आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, जो लिमिट लगी हुई थी उस लिमिट को एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में यहां लिख देना है। अब आपका जो नेक्स्ट काम होगा, यहां तक आपने इंटीग्रेशन पूरा कर दिया है, इसका पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब हमको क्या करना है, लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाते समय आप ये ध्यान रखेंगे, पहले आप अपर लिमिट लगाएंगे, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। टर्मिनोलॉजीज हैं, आप थोड़ा याद रखिए इन चीजों को। इसे अपर लिमिट बोलते हैं और इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, लोअर लिमिट, राइट। ओके, तो मैं सबसे पहले अपर लिमिट लगाऊंगा, x की जगह पे मैं 6 रखता चला जाऊंगा। पहले अपर लिमिट लगाई जाएगी माइनस लोअर लिमिट लगाई जाएगी। तो पहले अपर लिमिट जब मैं लगाऊंगा तो x की जगह पे 6 रख दूंगा, जहां जहां मुझे x दिखेगा वहां वहां मैं 6 रखता चला जाऊंगा। तो x था, x की पावर 3 थी तो मैंने 3 लगा दिया। यहां पर 3/2 लिखा हुआ था पहले से, और x की जगह पे 6 लिखा, x की जगह पे मैं 6 लिख देता हूं, और उसकी पावर 2 है, मैं 2 लगा देता हूं, प्लस ये थोड़ा यहाँ पे वजन कंफ्यूजन हो जाएगा, 5 × 6। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरी जो चीज लिखी है ये मैंने अपर लिमिट लगा दी है। अब मैं लगाऊंगा माइनस की,
लोअर लिमिट में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। मैं x की जगह पे हर बार में 3 लिखता चला जाऊंगा, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 प्लस, और ये हो जाएगा 3/2, और ये 3 की 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3। दैट्स इट। आपने क्या करा, पहले अपर लिमिट लगाई माइनस लोअर लिमिट लगाई, पहले अपर लिमिट लगाई माइनस लगाया एंड लोअर लिमिट लगा दी। अब आप इसको एग्जैक्टली थोड़ा सॉल्व करेंगे एज रूटीनली आप जैसे सॉल्व करते हैं चीज़ों को वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 6 का क्यूब है, 6 6 36 होता है, और 36 3 जो होता है आपके पास वो हो जाएगा 116। मैं एक बार देख लेता हूँ, मतलब 6 6 36 होगा, और 6 को ऐसे लिख दीजिए, आपको कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। आप ज़्यादा कैलकुलेशन में ना पढ़िया करें, एज इट इज़ लिख दिया करें चीज़ों को। तो 6 6 36 में लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 6 दैट इज़ 30। और फाइनली मैं यहाँ पर जो है मैं रूटीन जैसा कि आप करते हैं डेली लाइफ में कैलकुलेशन, 3 3 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 3 लिख देता हूँ। बात वही है अभी भी, प्लस का 3/2। आपकी कैलकुलेशन करने का तरीका है कि आप कितने स्मूथली चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, और ये 15 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और जब 4 टाइम्स इसको करेंगे तो 34 होता है 120। 30 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 120 हो जाएगा, और 6 4 6 24 इसमें जोड़ देंगे 120 में, तो 142 हो जाएगा। यहाँ पर ये 142 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ही देखिए ये इसको आधा कर लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 18, और 18 3 18 54 होता है, तो मैंने 54 लिख दिया, प्लस 3 30 हो गया। एंड देन फाइनली यहाँ पर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस ये जो है आपका 9 3 27/2 हो जाएगा। ये तो बहुत अजीब सी वैल्यू आएगी। फिलहाल हमें इससे क्या ही मतलब है, कोई सी भी वैल्यू आए। 27/2 हो जाएगा, ये प्लस 15 हो जाएगा। ये आई थिंक आपको दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यस, एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस सब माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो लगा है वो माइनस लगा हुआ है। तो मैं अंदर माइनस लगाऊंगा। तो पहले एक काम करता हूँ, पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। 18 और 15 जब जोड़ेंगे तो 33 हो जाता है, तो माइनस का 33 हो जाएगा, और माइनस का 27/2 हो जाएगा, मतलब 27 का आधा। यहाँ पर अगर मैं जोड़ूंगा तो अगर मैं 40 में 30 जोड़ूंगा तो 170 72 हो गया। 72 में 4 जोड़ूंगा तो 76 हो जाएगा। 76 में 50 जोड़ना है, तो यहाँ पे 176 में 50 हमें 152 और जोड़ना है, 176 हो गया। 172 में 54 और जोड़ना है, ऐसे लिखिए, माइनस कर देना है इसको फाइनली। तो आप एक काम करिए, पहले इसमें से इसे ख़त्म कर लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब 33 ख़त्म करेंगे, पहले 10 ख़त्म कीजिए तो हो जाएगा 44 में से 10 और ख़त्म कीजिए, हो गया 34। 34 में से 10 और ख़त्म कीजिए तो हो जाएगा 24। 24 में से 3 और ख़त्म कर दीजिए तो हो जाएगा 21। 21 में आपको 21 जोड़ देना है 72 में, तो 72 में जब 21 जोड़ेंगे तो 82 92 और 93 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। 192 माइनस 27 का आधा, तो 27 का आधा कितना होगा भाई, 14 दूनी 28 होता है, 13.5 हो जाएगा। ठीक है, 13.5 में से कम कर लीजिए, जो भी आंसर होगा वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो भी आंसर होगा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जो बेसिकली आपको सिखाना इस चैप्टर में ये था, मतलब इस क्वेश्चन में सिखाना आपको ये था कि पहले अपर लिमिट लगेगी, फिर फाइनली माइनस के लोअर लिमिट लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें सिर्फ वैल्यूज को एग्जैक्टली रखना था। यस, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो बोल रहा है कि अ वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 25 यूनिट। एक्स एक्सिस के जो अलोंग वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 25 यूनिट का है,
एंड अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 60 यूनिट की हमें दे रखी है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो भाई मेरे को उसने साफ सुथरी भाषा में बोला है, देखो ऐसा है, एक कोई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है जो एक्स एक्सिस में 25 यूनिट है, एंड जो वाई डायरेक्शन में है उसका मैग्नीट्यूड 60 यूनिट है। ओके, तो वो कह रहे हैं कि इनका क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड बताइए और डायरेक्शन बताइए किसका, रिजल्टेंट का। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। अ वेक्टर हैज कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग इतना आया है और वाई एक्सिस के अलोंग इतना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फाइनली ये कुछ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से, तो ये जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 60। ओके, क्योंकि ये एक पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर दे रखे होंगे और उसका रिजल्टेंट निकालना है तो मैं फॉर्मूला अगर लगा के करूँगा तब भी तो यही आएगा। देखिए अंडर रूट लगाऊंगा, पहले वाले जो वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल है उसका स्क्वायर करूंगा 25 का स्क्वायर। अब जो y में है उसका भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा, फिर दोनों को ट्वाइस करके मल्टीप्लाइड करके लिखूंगा 25 इंटू 60 मल्टीप्लाइड में कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है दो वेक्टर के बीच का जब टेल से जुड़े हुए हैं, जो कि दोनों ही वेक्टर ये टेल से जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। जब ये 0 हो जाती है तो फाइनली ये जो पूरी वैल्यू है ये फाइनली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि 0 किसी के नंबर के मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये दो नंबर बचेंगे और ये हमने ऑलरेडी लिख दिया। पाइथागोरस ने ये तो कहा था अगर आपका बेस है परपेंडिकुलर है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर दी। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, 25 का स्क्वायर तो हो जाएगा 625 ओके, और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 6 चंग 36 और इसके दो जीरोस लगा दिया एज इट इज। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5 एज इट इज लिखेंगे और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास तीसरा डिजिट यहाँ पर है 6 और यहाँ पे 6 तो हो जाएगा 12, क्योंकि 6 6 12 होता है। 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 बनेगा, 12 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, तो आई थिंक थोड़ा गंदे लिख दिए मैंने नंबर, मैं साफ करके लिख देता हूँ 4225। ओके, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा किसका होगा, 6 7 42, तो इसका मतलब 65 का स्क्वायर रूट है ये मैंने कैसे निकाला है ये आपको पता होना चाहिए कि ये 25 दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल पता लग गया कि इसका जो भी स्क्वायर जो इसका स्क्वायर रूट जो होगा इसका वो जो भी नंबर होगा वो उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। अब आपको पता है कि 6 7 42, 6 को अगले नंबर में मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा और वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओ माय गॉड ये 42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 65 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया इसका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया आपने, आपको डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा tan थीटा लिखेंगे। मैंने क्या बताया था ना, tan थीटा क्या बताता है, सबको स्लोप बताता है। ये समझ लीजिए कि थीटा मत मानिए, इसको कुछ और एंगल मान लीजिए, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आप ऐसा कीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए। तो tan अल्फा जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हमेशा आप याद रखिए। एंगल के सामने की साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, और जो बच जाता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं। और tan जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो यहाँ परपेंडिकुलर वर्टिकल है और यहाँ पर बेस हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल, ये आप याद रखिए, यही मतलब होता है। यहाँ पे कई बार हम लोग लिखते हैं y डिवाइड बाई एक्स, है ना, अगर वर्टिकल में y है तो। ओके,
तो यहाँ पर जो v लिखा हुआ है, v की जो वैल्यू है वो है 60, तो मैं 60 लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, तो मैं क्या करता हूँ उसको सादा सादा काट लेता हूँ। ये हो जाता है 25, 5 से काट लेता हूँ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, मतलब 12/5 वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या आ रहा है आपके पास, ये एंगल आ रहा है, यही इसी को हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। एंगल हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इजी था, सीधा सीधा आपको रखना था। मैंने आपको थोड़ा लेट इसलिए कराया, हल्के हल्के बताया कि आपको परेशानी ना हो, बस समझाने का मतलब यहाँ पर ये था कि डायरेक्शन जो होगी, जब भी कभी डायरेक्शन आप निकालेंगे तो आप वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से डिवाइड करेंगे। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट मीन तो रिजल्टेंट निकालना है सम करके, तो ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा, वहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है पैरेललोग्राम मेथड में, जब वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।